MLCI यानी कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, नए ज़माने का नया बिजनेस। साथियों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आने वाला भविष्य कि क्या होने वाला है, किस तरह के बिजनेस आने वाले हैं, किस तरह के ट्रेंड आने वाले हैं। यदि आपने देख लिया तो आप भी अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अभी तक लोगों का मानना है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति ने समय को पहले से देखा उसने हमेशा भाग्य से ज़्यादा ही कमाया। एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि, फॉरसाइट। कौन कौन से ट्रेंड आने वाले हिंदुस्तान के अंदर यदि आपने देख लिया तो आप भी सफल हो सकते हैं। साथियों, यदि हम आपसे 20 साल पहले कहते कि एक ट्रेंड आ रहा है हिंदुस्तान में, यदि आपको करोड़पति बनना है तो आप पानी को बोतलों में भर भर के बेचना शुरू कर दीजिए, तो क्या आप करते? नहीं करते। मगर आज वही बिस्लरी की बोतल बिक रही है 15 रुपये प्रति लीटर। क्या कीमत है उस पानी की? कॉस्ट 15 रुपये प्रति लीटर बिस्लरी। क्या कीमत है उस आलू की? 250 रुपये प्रति किलो अंकल चिप्स। क्या कीमत है उस कोक की, कोको कोला की बोतल के अंदर? क्या कारण है कि आप भी दिन रात मेहनत करता चला जा रहा है परंतु उसके सपने साकार नहीं हो रहे? ये पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में एक आम आदमी काम करता चला जा रहा है परंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। साथियों, यदि विचार करें, हर दिन किसी न किसी कार्य क्षेत्र में एक नई तकनीक आती है, एक नया आविष्कार होता है, उसी के साथ पुरानी तकनीक को अलविदा कर दिया जाता है और साथ ही दांव पर लग जाती है उस उद्योग से जुड़ी करोड़ों लोगों की तकदीर। दोस्तों, विचार करो कि 3 पीढ़ी पहले किया गया बिजनेस क्या आपके जीवन में आने वाली जनरेशन के भविष्य की सुरक्षा कर सकता है? दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा आज ये न्यू क्या है, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है। यदि आप नीव यानी कि न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की सोच के साथ अपने आने वाली जनरेशन की भविष्य को सुरक्षा करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में कौन कौन से बिजनेस आए, उनसे क्रमशः क्या क्या बदलाव हुए। इस पूरी कड़ी को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप इस पूरी कड़ी को समझ पाए तो आने वाला भविष्य की कैलेंडर की एक तारीख आपके नाम भी दर्ज हो सकती है। दोस्तों, पिछले 70 सालों से एक आम आदमी हिंदुस्तान में मेहनत करता चला जा रहा है परंतु उसके सपने साकार नहीं हो रहे। क्या कोई नई आशा की किरण है? चलिए हम सब लोग मिलकर देखते हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 में, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिला आफ्टर 1991 के बाद, आफ्टर लिबरलाइजेशन स्टार्टेड, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी हिंदुस्तान में। अगर 1991 के पहले के हिंदुस्तान को देखें तो आप पाएंगे कि पैसा कमाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती थी: लैंड, लेबर, कैपिटल। आपके पास ज़मीन होना चाहिए, आपके पास लोग होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पहला ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आया लैंड, लेबर, कैपिटल का ट्रेंड। तो साथियों, इस ट्रेंड ने टाटा, बिरला, मफतलाल गोयनका जैसे लोगों को करोड़पति बना दिया। 40 साल लगे इनको करोड़पति बनने में, 40 साल। लेकिन दोस्तों, सेकंड ट्रेंड जो हिंदुस्तान के अंदर आया उसने पूरे हिंदुस्तान की इबारत को बदल के रख दिया और वो ट्रेंड था कंप्यूटराइजेशन का ट्रेंड। इस ट्रेंड ने विप्रो कंप्यूटर को हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बना दिया। विप्रो कंप्यूटर, अजीम हसन प्रेमजी, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। नो टाटा, नो बिरला, नो मफतलाल। वही कंप्यूटराइजेशन का ट्रेंड जो चला जा रहा था वर्ल्ड में, उससे बिल गेट बन गया रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ओवरटेकिंग ऑफ सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, ओवरटेकिंग ऑफ शेख ऑफ सऊदी, ओवरटेकिंग ऑफ रॉकफेलर, ओवरटेकिंग ऑफ फोर्ड। साथियों, वही ट्रेंड जब हिंदुस्तान के अंदर आया तो उस ट्रेंड ने विप्रो कंप्यूटर को हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बना दिया। 10,000 रुपए से चालू की गई कंपनी जिसे नारायण मूर्ति ने चालू किया था, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। वही इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जब नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया बिगर देन रिलायंस, बिगर देन टाटा, बिगर देन एनी XYZ ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। 10,000 रुपए से चालू की कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, चेंज हो गया जमाना। यानी कि यदि अब आपको करोड़पति बनना है तो आपको ज़रूरत नहीं नो लैंड, नो लेबर एंड नो कैपिटल। दोस्तों, इसके बाद की जिन कंपनी को हम एनालाइज करते हैं तो पाया विप्रो कंप्यूटर, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, जी टेलीफिल्म, सुभाष चंद्रा, NIT के पवार, रिलायंस रेनवैक्सी, चेंज हो गया जमाना। साथियों, इसी के साथ हिंदुस्तान के अंदर जो तीसरा ट्रेंड शुरू हुआ वो था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ट्रेंड। यानी कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी एक चेन श्रृंखला बनी। मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक कई सारे बीच में लोग थे, जैसे कि C&F, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, तथा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आसमान छूने लग गई। तो मैन्युफैक्चर से कस्टमर के बीच की श्रृंखला में 60% पैसा बीच में ही बढ़ जाता था। इसका मतलब मैन्युफैक्चर से कोई चीज़ अगर 40 रुपए की चलती थी तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वही प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता था। तो 1991 के पहले ये शक्तिशाली थी सेलर, परंतु 1991 के बाद आफ्टर लिबरलाइजेशन स्टार्टेड, इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज आने लगी हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में सेलर मार्केट के बीच में जो है वो कंपटीशन आ गया।
सो द सेलर मार्केट 1995 के बाद यदि हम एनालाइज करते हैं तो जो मार्केट है फ्रॉम सेलर मार्केट वो हो गया वायर मार्केट। जिसका मतलब पहले सेलर जो था वो मजबूत था। यदि आपको गाड़ी चाहिए मारुति 50,000 का ब्लैक, यदि चाहिए आपको स्कूटर चाहिए तो 25,000 का ब्लैक। मगर जब कंपटीशन आया तो वायर के पास चॉइस आ गई तो वायर मजबूत हो गया। अगर आपको आज मारुति चाहिए 30,000 का ब्लैक, 30,000 में भैया ले आओ, बाकी आसान किस्तों में। यदि आपको स्कूटर चाहिए तो 999 में ले आओ, बाकी आसान किस्तों में दे सकते हो। जमाना बदल गया। जब कॉज वही हो गया कि जो मार्केट सिचुएशन अमेरिका और यूरोप में थी वही सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर आ गई। तो जो ट्रेंड वहाँ थे वही ट्रेंड हिंदुस्तान में भी चलेंगे। वहाँ भी पानी की बोतल और यहाँ भी पानी की बोतल। अब देखिए क्या होता है। 1991 से पहले ये सेल शक्तिशाली थे सेलर। जब 1995 के बाद कंपटीशन आया तो मैन्युफैक्चरर पर जोर पड़ा, क्योंकि कस्टमर के पास अब चॉइस आ गई, क्योंकि अब भाई किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट ले सकता था। तो जब मैन्युफैक्चरर पर जोर और बढ़ा और प्रेशर पड़ा तो उसने मिडिलमैन यानी C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर पर जो मिडिलमैन है इन सब पर उसने प्रेशर डाल दिया। तो आज आप इस इंडस्ट्रीज के किसी भी मिडिलमैन के सेगमेंट को उठाकर देख लीजिए, इन लोगों से किसी के भी चेहरे पर आपको हंसी नजर नहीं आएगी। जब कंपटीशन और बढ़ा तो मैन्युफैक्चरर ने मिडिलमैन पर और प्रेशर डाल दिया तो मिडिलमैन के मार्जिन और भी कम हो गए हिंदुस्तान में। तो जो मार्केट सिचुएशन थी अब कम्पिटिटिव मार्केट हो गई। तो वही मार्केट जो अमेरिका यूरोप में चल रही थी वही ट्रेंड अब हिंदुस्तान के अंदर आया। तो चौथा ट्रेंड जो हिंदुस्तान के अंदर आया वो था कंपनी स्टोर का ट्रेंड। मतलब मारुति की डीलरशिप थी, मारुति का स्टोर आ गया। नजरें दौड़ाइए तो आप देखने लग जाएंगे, रिवॉक का कंपनी स्टोर है, नाइकी का कंपनी स्टोर है, वैन ह्यूजन का कंपनी स्टोर है, सेंट्रो का कंपनी स्टोर है। तो मैन्युफैक्चरर ने इन सभी मिडिलमैन को आउट कर दिया, मार्जिन इनका भी अपनी पॉकेट में। इसके बाद जो पांचवा ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आया वो आया लार्ज स्टोर का ट्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ, शॉप स्टॉप, क्रॉस रोड, वेस्ट साइड, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, सिटी लाइफ और सिटी कार्ट, ये स्टोर आ गए। ये केवल दिल्ली बम्बई में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी आ गए। ये बहुत बड़े स्टोर होते हैं। एक स्टोर 50,000 स्क्वायर फीट से लेकर 1.5 लाख स्क्वायर फीट तक का होता है। इसकी जो लागत होती है वो 50 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक होती है। अब ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, अभी तक जो जमाना चला आ रहा था कि एक ब्लॉक है, एक मार्केट है, उसमें छोटी छोटी कई दुकानें हैं। तो आप वहाँ चले जाइए, कई सारी दुकानें मिलकर जो है, अगर सपोज कीजिए कि ये सारे लोग मिलकर कपड़े की दुकानें हैं, ये सारे लोग मिलकर महीने में 1500 से लेके और 2000 पैंट बेच लेते हैं। तो इन दुकानदारों को वो पैंट जो है वो होलसेलर से मिलती थी अभी तक 80 रुपए की, और वो दुकानदार ग्राहक को वही पैंट बेचता था 100 रुपए में। इसके ठीक बगल में जितना बड़ा पूरा वो मार्केट था, ये पूरा ब्लॉक था, उतना बड़ा एक शॉप स्टॉप आ गया। यानी यदि आपको पैंट चाहिए तो यहाँ से लेके वहाँ तक एक लंबी लाइन लगी रहती है। वो स्टोर वाला एक महीने में बेचता है 20,000 पैंट। ये जो स्टोर है मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, बोलता मैं एक महीने में बेचूंगा 20,000 पैंट, प्राइस बताओ। मैन्युफैक्चरर भी खुश, क्योंकि अभी तक उसे मिल रहा था 40 रुपये प्रति पैंट, क्योंकि उसको बीच के मिडलमैन को देना नहीं पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर ने वही पैंट उस स्टोर वाले को दे दी 50 रुपये में। अब उस स्टोर वाले ने वही पैंट कस्टमर को दे दी 79.99 में, जो कि उस बगल में छोटी दुकानदार जो वही पैंट कस्टमर से जो उन्हें होलसेलर से मिलती थी 80 रुपये की, तो क्या हुआ, एक नई लहर आएगी, ये छोटी छोटी दुकानें खत्म हो जाएगी, उसकी जगह चले आएंगे बड़े स्टोर और लार्ज स्टोर। इसके बाद क्या हुआ, ये जो मैन्युफैक्चरर है इसकी नजरें दौड़ने लगी कस्टमर की तरफ, कंज्यूमर की तरफ। तो वही ट्रेंड जो बाहर चलने लगे हिंदुस्तान के अंदर भी आ गए। तो दोस्तों अगेन इन सबको आप एलिमिनेट करना कि आप देख रहे हैं कि द मार्केट प्लेस इज बिकम मच मोर देन इफिशिएंट। तो छठवां ट्रेंड जो हिंदुस्तान के अंदर आया उस ट्रेंड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और वो था टीटी का ट्रेंड, यानी ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड, मल्टी लेवल मार्केटिंग का ट्रेंड। अब मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट को देने के साथ में एक सोर्स ऑफ इनकम भी देना शुरू कर दी। तो उपभोक्ता जो पिसा जा रहा था मिडिलमैन की मार से, उसे अब एक मौका मिल गया ड्रीम देखने का, सपने साकार करने का। इस इंडस्ट्रीज को लेकर जो कंपनी सामने आई, एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर, वेस्टीज, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गई। साथियों इसके बाद तकनीकी क्रांति, ग्लोबल क्रांति ने व्यापार के तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल इंटरनेट ने देश विदेशियों की सीमाओं को मिटाकर समग्र ग्लोबल विश्व बना दिया। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूरी दुनिया एक हाथ की मुट्ठी में समा गई। दुनिया के में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक नई क्रांति आ गई। पूरी दुनिया में विचारों का, फोटो, ऑडियो, वीडियो का आदान प्रदान होने लगा और पूरी दुनिया एक ग्लोबल फैमिली बनने लगी। इस मोबाइल क्रांति ने अगले ट्रेंड को जन्म दिया, वो था ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड।
Amazon.com, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्लब फैक्ट्री जैसी कंपनीज ने ऑनलाइन शॉपिंग के दरवाजे खोलकर कस्टमर के हाथ में एक और अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो चाहे तो पूरी दुनिया से कोई भी प्रोडक्ट कभी भी अपने घर की चौखट पर सीधे ही मंगा सकता था। इसी के साथ तकनीकी विकास के क्रम को और गति मिली जब कुछ लोगों ने पूरी दुनिया में वैचारिक आदान प्रदान के साथ में पैसे का लेन देन मोबाइल टू मोबाइल पूरी दुनिया में शुरू कर दिया। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब आप अपने मोबाइल फोन से पैसा पूरी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के पास बिना किसी बैंक बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के वॉलेट टू वॉलेट दे सकते हैं। इस क्रांति ने समग्र विश्व को बदल के रख दिया। दोस्तों, इसी के साथ एक और ट्रेंड दुनिया में चला जा रहा था, वो था इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड। साथियों, आज इस दुनिया के 10% लोगों के पास पूरी दुनिया का 90% पैसा है और बाकी के 90% की आबादी के पास केवल और केवल 10% पैसा है। इस सेक्टर ने पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। साथियों, ये 10% की आबादी जिसके पास पूरे प्लेनेट का 90% पैसा है, इन लोगों ने शेयर होल्डर बनने की ताकत को समझा। इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल, 30 साल, 35 साल का पेशेंस रखा और अपनी आने वाली जनरेशन के भविष्य को सुरक्षित कर लिया। बाकी इसी दुनिया के 90% वो लोग जो जीतोड़ मेहनत कर रहे थे, चले आ रहे थे पिछले 70 सालों से, पीढ़ियाँ बदल गई परंतु इनको आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि उस 90% की आबादी वाली कैटेगरी में पैसे के मैनेजमेंट की समझ नहीं थी और ना ही लंबा पेशेंस। तो जिन लोगों में 1990 के दशक में MRF टायर में मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू 130 करोड़ की हो गई। जिन लोगों ने 1980 में मात्र 10,000 का निवेश किया था विप्रो कंप्यूटर में, दोस्तों आज उसकी वैल्यू 400 करोड़ की हो गई। हिंदुस्तान का शेयर मार्केट ब्रोकर पर निर्भर था। जो मिडिल क्लास है, इसको पता ही नहीं कि किस कंपनी में कब पैसा लगाना है, कब निकालना है। यही कारण है कि शेयर बाजार जैसा मार्केट जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इस सेक्टर की पावर को आम आदमी समझ नहीं पाया और शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार बन के रह गया। साथियों, अब तक जितने भी ट्रेंड समय के साथ साथ हिंदुस्तान में आए, जिन लोगों ने समय से पहले इस ट्रेंड की ताकत को समझा, सभी हिंदुस्तान की बिजनेस इंडस्ट्रीज का पात्र बने और उन्हें सफलता अपने नाम दर्ज की। लेकिन साथियों, एक और ट्रेंड अब आपके सामने खड़ा है। उससे पहले विचार करें कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज मध्यम वर्ग क्लास स्ट्रगल कर रहा है। आर्थिक आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई। एक और कड़वा सच जो आपके सामने है कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। भारत में मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ तो अर्थव्यवस्था रुक गई। केवल अप्रैल 2020 माह में हिंदुस्तान के 2,70,00,000 लोगों को नौकरी जा चुकी है। अभी मई जून जुलाई का डेटा आना बाकी है। एक साल के अंदर क्या होने वाला कोई नहीं कह सकता। जिस स्कूली शिक्षा में हमने 20 साल दिए, लाखों रुपए खर्च किए, पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिए अपना वतन छोड़ा और विदेशों में जाके नौकरी की। आज उन्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं वो संस्था बचेगी या नहीं। उन्हें वापस अपने वतन के लिए आना पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें निर्णय लेना है। साथियों, एक और ट्रेंड आपके सामने है। अब तक जितने भी ट्रेंड हिंदुस्तान के अंदर आए, वो ट्रेंड पूरी मानव सभ्यता की अब तक की गई मेहनत का प्रतिफल है। जिसने इस ट्रेंड को समझ लिया, उसने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की वो भाग्य बिताता होगा। दोस्तों, ये वो ट्रेंड है MLCI का ट्रेंड, यानी कि मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का ट्रेंड। अब जरा इस ट्रेंड को समझ लेते हैं कि क्यों इस ट्रेंड को अब तक पूरी मानव सभ्यता के विकास की सर्वोच्च संभावना बताया जा रहा है। ये MLCI का ट्रेंड दरअसल दुनिया की उस 90% की आबादी जिसने सारी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने पसीने की आखिरी बूंद तक दांव पे लगा दी, उस 90% की आबादी, ये ट्रेंड उनकी किस्मत का वो दरवाजा है जिसमें हमारे आने वाली जनरेशन का सुनहरा भविष्य की संभावना है। साथियों, MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का एक अध्याय है जिसके लेखक मिस्टर एंड्रयू फेडरोविच कोवरातो है। नीव ने समझा कि अब पूरी दुनिया की 90% की आबादी पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टिकी है। उस 90% की आबादी के पास पूरी दुनिया का मात्र 10% पैसा है। नीव ने बीड़ा उठाया उस 90% की आबादी में से 10 से 15% लोग और इस 10% की क्रीम आबादी में शामिल हो सके जिनके पास इस पूरी दुनिया का 90% पैसा है। दुनिया की ये 90% की आबादी दरअसल स्कूली शिक्षा से तो अवगत थी, परंतु फाइनेंशियल एजुकेशन जीरो में थी। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत क्या होती, इन्हें पता नहीं। इन्हें पता नहीं कि पैसे को अगर काम पे लगाया जाए तो मैग्नेट मनी बन जाती है और पैसा दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। दरअसल ये MLCI के 3 पिलर हैं: फाइनेंशियल एजुकेशन, को-ओनरशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले हम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं। लेवल 1, लेवल 2, मैराथन, मास्टर कॉफी जैसे एजुकेशन कोर्स के माध्यम से पहले हम व्यक्ति का माइंड डेवलप किया जाता है जिससे वह पैसे की ताकत को समझ पाए। ये दुनिया की 10% की आबादी में शामिल होने के लिए पहला कदम है।
MLCI का दूसरा जो पार्ट है वो है कोनर बनने का, सह मालिक बनने का। हमारा क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम दुनिया का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम दुनिया की टॉप मोस्ट 20 सेक्टर में आज की टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल 65 कंपनीज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारी कंपनीज हमें दो तरीके से लाभ पहुंचाती है। पहला, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में सम्मिलित सारी कंपनीज अपने अपने सेक्टर में जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगी उसमें से 8 से लेकर 35% पैसा हमें हर महीने प्रॉफिट बोनस के रूप में जितने हमारे पास CRU है उसके हिसाब से हमें देती रहेंगी जिंदगी भर, जनरेशन टू जनरेशन, या जब तक आप अपना CRU किसी को बेच ना दें। और दूसरा 65% जो प्रॉफिट के रूप में इनको पैसा आ रहा है एवरी मंथ ये अर्न करेंगी, उस पैसे को फिर से CRU के पोर्टफोलियो में री इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमारी कैपिटल बढ़ती जाएगी, तो हमारा CRU का रेट भी बढ़ेगा। इसका रेट बढ़ता ही जाएगा और CRU आपके लिए आने वाले टाइम में एक शानदार एसेट बन जाएगा। और दोस्तों, CRU की बढ़ती हुई कीमत के साथ साथ जो इसके पीछे प्रॉफिट बोनस मिल रहेगा वो भी बढ़ते हुए क्रम में आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो वो भी प्रॉफिट बोनस जनरेशन टू जनरेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। यही है आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, काम करो एक बार, पैसा मिलेगा बार बार। यही मिशन है हमारा न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड का, यानी कि विश्व का एक नया आर्थिक विकास। यही सपना है मिस्टर एंड्रयू फेडरोस कोवरातो सर का। अब हम पूरी दुनिया की 90% की आबादी की आर्थिक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। अब दोस्तों, फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि एक तरफ पिछले 70 सालों का संघर्ष भरा सफर जो हमारे लिए कड़वा अतीत है, दूसरी ओर आपका सुनहरा भविष्य जो आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। फैसला आपको करना है। आपका परिवार पिछले 70 सालों के संघर्ष के बाद बदलाव चाहता है, आज़ादी चाहता है, आर्थिक आज़ादी। दोस्तों, मैं वेद प्रकाश साहू, झांसी, इंडिया से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं आपके सुंदर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, नए ज़माने का नया बिजनेस।